हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का ये 12वां पार्ट है। इससे पहले 11 वीडियो आ चुके हैं, उसे आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। और यूबीपीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। आज एक टेस्ट हो गया, आज संडे था। हर संडे को, अगले संडे को दूसरा टेस्ट आएगा। और जो इनरोल होने का लिंक है, वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो जब कुषाण वंश का पतन हुआ था तो बहुत सारे इंडिया में छोटे छोटे राज्य बने थे। उसमें कुछ गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्र थे। उस टाइम पे कई छोटे राज्य थे। उसके बाद जो मेन राज्य उभरा था वो था गुप्त वंश का साम्राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में फैला हुआ था। मेनली ये ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था, बिहार में उतना नहीं था। और कहा जाता है कि गुप्त जो थे वो संभवतः वैश्य थे, जाति में वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे। पहले कुषाणों के अंडर काम करते थे, बाद में इनका अपना अलग साम्राज्य बना था गुप्त वंश का। आगे चलेंगे। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, किससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त राजवंश के बारे में। तो एक तो होते हैं साहित्यिक स्रोत, दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत, तीसरे जो विदेशी यात्री आते हैं वो हमारे बारे में क्या जानकारी देते हैं, उससे भी हमें यहाँ की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में देखिए देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त का एक नाटक है, जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाओं से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ऋतु संहार से, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सभी से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। इससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कामसूत्र से मिलती है, जो कि वात्स्यायन की रचना है। तो ये रचनाएं किसकी है, ये भी एग्जाम में मैचिंग में पूछा जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख है। फिर भीतरी अभिलेख, जो कि स्कंदगुप्त का है। इसमें हूणों के बारे में, हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। सोने के सिक्के से, जिसे दीनार कहते थे, उससे जानकारी मिलती है। सिक्कों से, मुद्राओं से। चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था या रूपक कहा जाता था। तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। अब उस टाइम के मंदिरों से भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो एक है तिगवा का विष्णु मंदिर। पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है और किस भगवान का मंदिर है। तो तिगवा है विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये पन्ना में स्थित है। पन्ना मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। भीतर गांव मंदिर कानपुर में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी में स्थित है। और इसके अलावा अजंता और बाघ की गुफाओं से भी गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। तो फायान, जो सबसे पहला चीनी यात्री आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ह्वेनसांग आया था, लगभग 602 ईस्वी में आया था। ये बाद में आया था, लेकिन इसने जो रचनाएं लिखी, सीयू की इसकी रचना है। और इससे जानकारी मिलती है हमें कुमारगुप्त प्रथम की, बुद्धगुप्त की, नरसिंह गुप्त, बालादित्य की। तो इन लोगों का जो बाद में जो गुप्त वंश के शासक हुए, उसकी जानकारी ह्वेनसांग से प्राप्त होती है। अब आगे चलेंगे। तो अब गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने नीचे कवर किया है, लेकिन ये वाला यहाँ पे एक गलती हो गई है। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये वाले पे ध्यान मत दीजिए, आगे अभी लाइन से पढ़ेंगे। तो पहला जो शासक था श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है कि उस टाइम पे जो महाराज की उपाधि धारण करता था वो सामंत होते थे, मतलब किसी के अंडर काम करते थे। तो ये किसी के अंडर काम करते थे। कहा जाता है कि ये कुषाणों के अंडर काम करते थे। उसके बाद फिर एक चीज़ और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इत्सिंग के अनुसार, जो एक यात्री था, चीनी यात्री इत्सिंग, जो कि आया था लगभग 675 ईस्वी के टाइम पे, बाद में आया था। लेकिन इसके अनुसार इसने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। तो ये श्रीगुप्त के बारे में बस 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी जो उपाधि थी महाराज थी, और इसने एक मंदिर बनवाने के लिए, उसके खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। आगे चलेंगे। श्रीगुप्त के बाद एक और शासक का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम था घटोत्कच। इनका उल्लेख हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले एक और शासक था, जिनका नाम था घटोत्कच। तो बस इसके बारे में और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा जो मेन शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। अब इसमें स्टार्टिंग वाला चीज़ याद रखना है कि कब इसका राज्यारोहण हुआ था। तो 319 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था। और कहीं कहीं पे इनकी जो अंतिम तिथि है 334 ईस्वी लिखी रहती है, कहीं 350 ईस्वी। तो ये इतना डाउट में है कि 2 जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। तो यही वाला पूछा जाता है ज़्यादा, इधर वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती, जो ज़्यादा विवाद में रहती हैं वो कम पूछी जाती हैं। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? श्रीगुप्त जो था वो पहला गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम था। राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी, और 319 ईस्वी को ही गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी और गुप्त संवत 319 ईस्वी।
फिर है चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और शादी किससे की थी, तो लिच्छवी राज्य की कन्या से जिनका नाम था राजकुमारी कुमार देवी। तो राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके लिच्छवी की मदद लेके चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना साम्राज्य बहुत बढ़ाया था लिच्छवियों की ही सहायता से। अब इनके बारे में, जो लिच्छवियों की इन्होंने सहायता ली थी, इसके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो स्वर्ण सिक्के जो इन्होंने जारी किए थे, स्वर्ण सिक्कों में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, लिच्छवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे कुमार देवी का नाम कहीं आता होगा या फिर लिच्छवी करके कुछ नाम लिखा होगा सिक्कों पे, इससे हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने लिच्छवियों की सहायता ली थी। राजा रानी प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, विवाह प्रकार की मुद्राएं जारी की थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस तरह की मुद्राएं जारी की थी, कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार। दूसरा प्रमाण है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने लिच्छवियों से बहुत सहायता प्राप्त की थी। अब एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। अब समुद्रगुप्त में चलेंगे जो तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है गुप्त वंश का। इसकी तिथि देखिए 335 से 375 ईस्वी या फिर 350 से 375 ईस्वी। इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। और विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है फैक्ट में कि भारत का नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को, तो विंसेंट स्मिथ ने। अब समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, तो हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिसेन ने। और पूछा जा सकता है किस शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू शैली। और प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है इसका निर्माण किसने कराया था, तो अशोक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद ये प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई थी समुद्रगुप्त के टाइम पे लिखी गई थी, ये पूरी इस पर जो लेख लिखाया गया था। उसके बाद अकबर के समय पे जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। पहले ये कौशाम्बी में स्थित था और जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया। अकबर का टाइम था, लेकिन ये उस टाइम पे शासक अकबर था लेकिन जहांगीर लेके आया था। इसमें किसका किसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, तो पहले तो अशोक का उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, अकबर का उल्लेख मिलता है, बीरबल का भी उल्लेख मिलता है, इसमें जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में इतने लोगों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारत को भारतवर्ष कहा गया है। तो भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहली बार हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और जो समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है उस टाइम की, तो एरण अभिलेख है, एरण का स्तंभ लेख, गया ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक, इससे भी जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। और इसमें समुद्रगुप्त को पृथु और राघव जो कि बहुत दानी राजा हुआ करते थे पुराने ज़माने के, तो उनसे तुलना की गई है समुद्रगुप्त की, कि बताया गया है कि समुद्रगुप्त बहुत दानी राजा है। तो पृथु और राघव से तुलना एरण अभिलेख में मिलती है। पत्नी का नाम क्या था, दत्त देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी। आगे चलेंगे, अब इसके समुद्रगुप्त के विजय अभियान देख लेते हैं। तो पहला जो है आर्यावर्त की विजय। तो आर्यावर्त के टोटल 12 राज्यों को जीता था और उसमें से 2-2 बार करके जीता था। एक बार 3 राज्यों को जीता, दूसरी बार 9 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने। फिर दक्षिणापथ की विजय में किसको किसको जीता था, तो 12 राज्य यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। और इसमें जो नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने दक्षिण में विजय की, तो वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ये सीधे सीधे फैक्ट पूछा जाता है, कौन सी नीति दक्षिण विजय के लिए अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, जिसमें वो राजाओं को, मतलब जो राज्य थे उनको जीतता था लेकिन वापस कर देता था बाद में, बस ये लगे कि मेरे अधीन हो तुम लोग। तो 12 दक्षिण के राज्य कौन कौन से थे, कौशल, महाकांतार, कोराल, पिष्टपुर, कोटूर, एरंडपल, कांची, औमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर। तो 12 जो राज्य जीते थे उसमें ये सभी राज्य थे। आगे चलेंगे, आठविक राज्यों की इसने विजय की थी समुद्रगुप्त ने। और आठविक राजा कौन होते थे, जो गाजीपुर से लेके मध्य प्रदेश तक फैले हुए थे, ये आठविक राज्य था। और इसकी विजय का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलता है, आठविक राज्यों का उल्लेख। आगे चलेंगे, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से बताए गए हैं उस टाइम के, तो समतक, ड्वाक, कामरूप, कर्तपुर, नेपाल। और कहा जाता है ये जो राज्य थे ये भी समुद्रगुप्त को कर देते थे, तो समुद्रगुप्त का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। आगे चलेंगे, समुद्रगुप्त की मुद्राएं, तो 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। एक गरुड़ प्रकार की मुद्रा है, दूसरी धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा, तीसरी परशु प्रकार की मुद्रा। गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन और उसके बाद वीणावादन प्रकार की। तो ये वीणावादन से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था
वो शौकीन था किसका, संगीत का शौकीन था। तो गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, वीणा वादन प्रकार। उपाधियाँ क्या क्या थी, तो व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिहत, पराक्रमांक, तो पराक्रमांक लगभग सभी में लगा हुआ है, पराक्रमांक याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की उपाधि। इसके अलावा एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था वसुबंधु, इनको संरक्षण प्रदान किया था समुद्रगुप्त ने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज से ऐड होना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद कोई क्वेरी होती है तो नंबर जो दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।